Hello, it's me, long time no see. This is episode 170 of the Jincast series. I am Salman, better known as Dr. Solangi. How are you people doing? क्या हाल है, क्या चाल है और क्या हो रहा है? बाकी जो हो रहा है वो तो हमें पता ही है, लेकिन मेन मकसद इस पॉडकास्ट का ये होता है कि दुनिया में से हम कुछ देर के लिए हट जाएं और कुछ और बातें करें जो कि कुछ आसानी से हज़म ना हो, कुछ लगे कि ये तो कैसे हो सकता है, लेकिन होता है ये, और इसी दुनिया में होता है। बहरहाल, लेट्स जस्ट डायरेक्टली गेट डाउन टू बिजनेस। लेकिन एनिमे फैंस से मैं पूछना चाहता हूँ कि जुंजी ईटो कलेक्शन नेटफ्लिक्स पे किसी ने देखा है तो उसमें एक एपिसोड है, उसमें एक एपिसोडिक है, कुछ क्लिप्स टाइप, एंथोलॉजी टाइप। उसमें एक बलून्स वाला एक एपिसोड है, वो देखें ज़रा और मुझे ज़रा बताइए कैसा है वो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल, इनफ लॉलीगैगिंग एंड गेटिंग डाउन टू बिजनेस। दिस इज़ 170, एपिसोड 170। और पहली स्टोरी जो हमारी आ रही है, उन्होंने अपना नाम FF लिखवाया है और कहती हैं कि इन ये लाहौर में रहते हैं और ये इंसिडेंट इनके भाई का है। बेसिकली ये लोग जहाँ रहते हैं उसके बराबर में एक पार्क है और वो पार्क 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन रेजिडेंट्स से की अलग सलग हो चुकी है वहाँ के गार्ड्स और सिक्योरिटी वाले, वॉचमैन वगैरह से। तो अक्सर अंदर बाहर आफ्टर आवर्स लोग करते रहते हैं और ये लोग भी करते थे, 10 बजे के बाद जाना, वॉक करना या कुछ ना कुछ। अब ये कहते हैं कि एक दिन इसी तरीके से इनके भाई बैठे हुए थे वहाँ लैपटॉप लेके और उस पार्क के अंदर, और 2 से 3 बज रहा था रात का। अमूमन वहाँ कोई मसला नहीं था क्योंकि बंद था और बाहर गार्ड वार्ड कहीं अपनी डेरा डाल के बैठे हुए, वो अकेले अंदर बैठे हुए और आराम से अपना कुछ कर रहे थे। ये कहते हैं ये अपना कोई काम कर रहे थे तो कोई आवाज़ आई पीछे से इनके जहाँ बैठे हुए थे और वो उनका मुंह उनके लैपटॉप में था। तो ऐसा लगा जैसे कुछ ज्वेलरी टाइप या कोई पायल टाइप की आवाज़ पीछे से आई। ने इग्नोर कर दिया कि शायद लैपटॉप में से कोई आवाज़ आई है। बहरहाल, थोड़ी देर गुजरी और ये इग्नोर करते रहे तो वो अब सीधी तरफ से आने लगी आवाज़। अब सीधी तरफ से आवाज़ आ रही है जैसे कोई पायल बज रही है या इस तरह की कोई चीज़ बज रही है। ये इग्नोर करते करते इनका बस ऐसे ही इन्हें कहा कि अब इतना ही शौक़ है तो सामने आ जाओ। अब ये सर तो इनका नीचे की तरफ था अपने लैपटॉप में, जो भी वो चीज़ थी वो सामने इनके आ गई और आके फिर वही आवाज़ आने लगी। अब कहते हैं कि वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गए क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि अब इनके सामने कोई खड़ा है और मुंह उठाने की इनकी हिम्मत नहीं, और बाकायदा पायल की आवाज़ आ रही है और कोई सामने इनके खड़ा है, इनके सामने एक स्क्रीन है लैपटॉप की और ये बस बैठे हुए। कहते हैं बस किसी तरीके से बहुत मुश्किलों से बग़ैर आंखें उस तरफ ले जाए उठे और ये वहाँ से भागे। और वो दिन था और आखिरी दिन था कि उसके बाद ही ये रात को लैपटॉप लेके कभी भी उस पार्क में गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। एंड क्या बोलूँ मैं, हो ये तो रैंडम अकरेंस था या फ्रीक्वेंट अकरेंस भी हो सकता है उस जगह, किसी को पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 10 बजे के बाद वो जगह बंद हो जाती है। और खैर उस पर क्या बात करें, अब आगे बात करते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे दोस्त ARS ने भेजी है। अब ये बताते हैं इनकी आप बीती ये स्टोरी है, ऑल्दो 6 साल पुरानी है, लेकिन ये पहले रहते थे 4 दोस्तों के साथ एक घर में जो कि 3x2 का था, जिसका मतलब था 3 कमरे 2 वॉशरूम अटैच्ड। तो इन एक तो पब्लिक का मतलब सब बेडरूम से अटैच नहीं था, एक ओपन हॉल में एक वॉशरूम बना हुआ था और एक मास्टर बेडरूम के साथ एक बाथरूम था। क्योंकि घर इनके मतलब इन्होंने लिया हुआ था, इनके नाम पे था सब कुछ, तो मेन बेडरूम जिसमें वो वॉशरूम अटैच था उसमें ये खुद रहते थे और ख़ुद ही वो अपने प्राइवेटली इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था। बाकी जो लड़के थे
वो समझ लें इनके किराएदार थे, वो अलग रूम्स में रहते थे और वो पब्लिक वाला वो यूज़ करते थे। लेकिन उनमें से एक दोस्त था इनका जो साथ इनके रहता था, वो जब वहाँ बिजी होता था तो इनके साथ आ जाता, इनके पास आ जाता था, वॉशरूम यूज़ कर लेता था, क्योंकि ऑब्वियसली सब पढ़ने नौकरी करने वाले इस तरह के लोग थे। अब ये कहते हैं इनकी नौकरी जो थी वो सुबह की थी, और जो ये बाकी सारे थे कोई रात की शिफ्ट वाला काम करते थे। तो अक्सर ये 2-2:30 बजे वापस आ रहे होते थे, तो वो लोग जागना शुरू हुए हुए होते थे या नाश्ता कर रहे होते थे या जाने की तैयारी हो रही होती थी। तो इसी तरीके का सिलसिला एक होता था। अब हुआ यूं कि ये कहते हैं एक दिन मैं वापस आया, आके मैंने देखा सारी अवाम तीनों सो रहे थे। मैं जाके कपड़े बदले और जाके अपने बेड पे लेटा, और थका हुआ था, मेरे आंख लगना शुरू हुई, और ये कोई दोपहर 2:30-3 बजे की बात हो गई। अब सोते में इनके कमरे में कोई आया और इनके बाथरूम में चला गया। वहाँ आके बाकायदा पानी खुलने की और ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई इस्तेमाल कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। अब ये हल्की सी आवाज़ पे इनकी आंख खुली थी, उसके बाद इन्होंने सिर्फ आवाज़ दे दी कि मुझे भी कोई काम है, जाते हुए मुझे उठा देना ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ या कुछ हो जाऊँ, और ये वापस हो गए। अब बहरहाल जो भी था अंदर वो अंदर था। थोड़ी देर में इनकी आंख खुली तो इन्होंने आवाज़ दी कि भाई मतलब बाहर आ जाओ वगैरह वगैरह, वो उड़ गए हूँ मैं अब। तो बहरहाल कोई बाहर नहीं निकला, तो ये अब बढ़े उस तरफ खटखटाने या कुछ करने, तो इन्होंने देखा कि वॉशरूम खुला हुआ है, अंदर कोई नहीं है। इनको हैरत हुई और फिर निकल के अपने दोस्त के पास गए कि यार अजीब आदमी हूँ, तुम्हें बोला था उठाना है, मुझे कहीं काम से जाना था। तो ये जब उसके कमरे में गए तो देखा वो तो कंबल ओढ़े सो रहा है। इन्होंने उसको जगाया, बोला कि पागल हो गए, नहा के फिर कंबल में सो गए, काम पे नहीं आना। जिस पे वो हड़बड़ा के उठा के क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी तुम्हारे उठाने से उठा हूँ। यार ये कन्फ्यूजन अपनी जगह रही, लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ कि या तो मैंने गलत सुना, फील किया, या कोई वाकई आया था और मेरे सामने खड़ा हुआ, फिर उसके बाद बाथरूम में गया और मैंने फ़ायदा फील किया और पानी की आवाज़ें और सब कुछ आई थी। इन्हें बहरहाल इग्नोर कर दिया है सोच के कि शायद इनका दोस्त स्ट्रेस व्रेस ले रहा है और बिल्कुल मरी हुई हालत में था, तो वो आके फिर सो गया और उसको याद नहीं रहा कि वो आया था नहाने। बहरहाल रात की बात गई। कुछ दिन के बाद ये गए हुए थे कहीं और वापस आ रहे थे इसी तरह अपने इसी दोस्त के साथ, और एक तीसरा इनके घर पे था, और एक चौथा जो इनका रूममेट था वो कहीं गया हुआ था, मतलब लंबा गया हुआ था। अब ये घर पहुँचे और घर पहुँचते ही उसने इनकी मतलब आवाज़, ये बातें कर रहे थे आपस में तो घर में आवाज़ थी, तो वो जो तीसरे दोस्त थे उन्होंने आवाज़ दी कि भाई मेरी चाय कहाँ रखी हुई है, और वो बाहर आया इनके पास। इनको हैरत हुई कि मतलब ये क्या बात कर रहे हो, मेरी चाय कहाँ रखी हुई है। तो उसने बोला भाई तुम आए, मैं आराम से सो रहा था, तुम आए, तुमने मुझे हिलाया, तुमने बोला तुम्हारी चाय रखी हुई है आगे पी लो, या इस चक्कर में उड़ गया, अब मैं देखता फिर रहा हूँ, ना तुम नज़र आ रहे हो ना चाय। बहरहाल इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम तो अभी घर में घुसे हैं, हमने तुम्हें नहीं जगाया और हमने कोई चाय नहीं बनाई। बहरहाल एक फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, लेकिन ये चुप हो गए ये सोच के कि अगर ये बात वाकई ऐसा है जैसा वो कह रहा है, तो फिर ये एक बात फैल जाएगी ये जगह में कोई प्रॉब्लम है, और जो 2 किराएदार इन्हें रखे हुए वो भाग जाएंगे। जो बात को कन्फ्यूजन में रफा दफा कर दिया गया। लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि उधर उधर से जब मतलब ये बात हुई, ख़त्म हुई और रफा दफा हुई, तो इसके बाद वहाँ कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई, और वो वन ऑफ केस था जो भी था इनके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट इंसिडेंट्स। और इतनी गलत बात है कि आपके साथ कुछ हो रहा है और आप किराए का सोच रहे हैं, हो सकता है एस्केलेट हो जाता, कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारी सोच है कि चीज़ों को छुपा लेते हैं जब अपने फाइनेंशियल लॉस की बात आती है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वहाँ प्रेशर भी इतना ज़्यादा है कि आप कमा रहे हैं, आपने रेंट ले के रेंट आउट किया हुआ है,
तो उससे भी कुछ दो चार बन रहा होगा, तभी तो आपने यह काम किया हुआ है। चले खैर, टू ईच देयर ओन। तो थैंक्स अगेन। आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अहमद साहब की। अहमद साहब बताते हैं कि इनके वालिद साहब की स्टोरी है, और ये इस्लामाबाद में थे। कहती ये है कि पुराने टाइम की अपने अब्बा की बात बता रहे हैं कि जब ये काम वाम करते थे, और उसके बाद वापस आके एक दोस्त मतलब आ जाते थे और घर पे बैठ के खेला करते थे लूडो कार्ड्स वगैरह वगैरह। अब इसी तरीके का एक दिन था, और ये सारे गेम खेल रहे थे अपने, और इनके दूसरे कमरे में बड़े भाई इनके सोते थे, क्योंकि उनको सुबह सवेरे जाना होता था। तो इनकी तरह मतलब थोड़ा रात को लेट लाइट जागते नहीं थे। अब वो सो रहे थे, और ये एक नॉर्मल रूटीन थी। ये उठे और गए पानी पीने के लिए किचन में। तो किचन में जैसे ही इन्होंने फ्रिज खोला, तो पीछे से इनको एहसास हुआ कोई खड़ा है। तो देखा कि भाई, बड़े भाई खड़े, और उन्होंने बड़े गुस्से में इशारा किया कि मुझे पानी दो। बगैर कुछ बोले, सिर्फ इशारतन इन्होंने पानी ग्लास में डाला, उसको दे दिया। पानी पी के इनके वापस हाथ में थमाया। इन्होंने वो ग्लास वापस टेबल पर रखा, और जैसे ही उनको कुछ बोलने के लिए कि भाई आपकी क्यों हटी हुई है, सड़ी हुई है, मुड़ने लगे, तो वो उस वक्त तक गायब हो चुके थे। इनको बड़ा ऑड लगा, तो ये उठ के गए और उसके कमरे में गए पूछने के लिए कि भाई सब खैरियत है। तो देखा भाई वो अपना ओढ़े ओढ़े लेटे सो रहे थे। उनको हिलाया थोड़ा सा, तो वो इतनी सख्त नींद में थे वो उठ ही नहीं रहे थे। बहरहाल उसको फिर इन्होंने इग्नोर किया, जाके अपने गेम पे बैठ गए दोस्तों के साथ। अब कहते हैं ये अपने दोस्तों के साथ गेम पे बैठे हुए हैं, और खेल कूद अपना वही चल रहा है, पत्ते शत्ते। तो भाई के कमरा मतलब के अंदर जोर से कोई चीज़ गिरने की, उछल की मतलब गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम धुड़ुम करके। तो ये तीनों दोस्त भागे कमरे में, तो देखा कि जिस बेड पे भाई सो रहे थे वो दीवार से लगा हुआ था एक साइड पे। अब वो बाकायदा बड़ा सा बेड, पुराना ज़माने के स्टाइल का, भारी, वो कमरे के बीच में पड़ा हुआ। भाई जाग रहे हैं और शदीद गुस्से हैं कि तुम लोगों को क्या मजाक सूझ रहा है, मुझे सोते में से इस तरह जगाया डराने के लिए, क्या हरकत की है, और बेड ये मेरा हिला दिया है, इसको वापस जगह पे लगाओ। अब ये तीनों कस्में खा रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, और इतना भारी बेड हम उठाएंगे क्यों, और दूसरी बात यह आप सो रहे हैं, हम ये हरकत करेंगे क्यों। लेकिन बहरहाल भाई को समझाते रहे, लेकिन भाई नहीं माने। बहरहाल ये जाके कमरे में बैठ गए सारे। अब कमरे में बैठे हुए हैं, और ये सारी बात हो रही है कि यार ये क्या हुआ, और हमने तो नहीं किया। तो कह रहे हैं कि उसके बाद जिस कमरे में ये ज़रा बैठे हुए थे छुप के, उसके बाहर चहलकदमी शुरू हो गई, और बाकायदा चहलकदमी के साथ साथ कोई स्विचेस ऑन ऑफ भी करने लगा, जबकि दिखता कोई नहीं था। और ये फिर वहाँ तीनों जो दोस्त थे वो बंद बैठे रहे जब तक सुबह नहीं हुई। उसके बाद वो अपने अपने घरों को भागे। आगे क्या हुआ इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपेरेंटली इसके बाद हर किस्म की लूडो एक्टिविटी मेरे ख्याल है ख़त्म ही हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी जो आ रही है हमारे दोस्त राहुल साहब की आ रही है अमृतसर पंजाब से। अब ये कहते हैं कि ये इनके फादर की स्टोरी है, और अर्ली 80s की कहानी है। इनके वालिद साहब को मतलब बड़ा एक्सरसाइज का बहुत शौक़ था, और अक्सर रनिंग करने सुबह सुबह उठ जाते थे और जाते थे अपने कज़न यानी खाला के बेटे के साथ। और भी इनके कोई दोस्त आते थे मोहल्ले के, और ये सारे जो थे एक जगह थी, इसका नाम था कंपनी पार्क, वहाँ जाया करते थे। ये बहुत बड़ा एक पार्क था 80s में इनके इलाके में, जो आज भी है, लेकिन अब थोड़ा सा कट डाउन हो चुका है, मतलब शॉर्ट हो चुका है, वरना पहले बहुत बकौल इनके बहुत ह्यूज था। होता ये था कि ये इनके मतलब सुबह 4 बजे ये लोग सारे उठ जाते थे, कोई किसी के घर आ जाता था, कोई किसी के घर, और इस तरह निकलते थे और पैदल पैदल जाते थे वहाँ, और फिर वहाँ रनिंग किया करते थे। एक्सरसाइज का जुनून था इन लोगों को, तो ये इनकी एक डेली रूटीन थी और नॉर्मल था, सबको पता था। एक दिन इनके वालिद साहब को इनके कज़न ने उठाया, और इन्होंने टाइम नहीं देखा, और उसने इनको सोते में से उठाया और कहा भाई मतलब चलो। इन्होंने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया, और ये लोग
बाहर निकले और जाने के लिए तैयारी करने लगे। अब टाइम भी नहीं देखा, सर्दियाँ भी थीं तो दिन भी देर से निकल रहा था, तो ये घर से बाहर निकल आए। बाहर निकल के सन्नाटा देखा और ये सोचा कि यार बाकी जो एक दो और लड़के हैं वो तो अभी तक नज़र भी नहीं आए, कहीं आए भी नहीं। जो ये सोचते रहे कि शायद सर्दी बढ़ती जा रही है तो आँख ही नहीं खुली होगी या सोने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो बहरहाल ये इन्होंने फैसला किया कि हम पार्क की तरफ अपना चलना शुरू करते हैं, ये लोग जब उठेंगे तो खुद ही आएंगे जिस तरह हर दफ़ा आते हैं। अब ये चलते बने। जब ये कह रहे हैं कि हम चलते हुए जा रहे हैं, अलग ही एक सन्नाटा है, कोई एक आदमी नहीं दिख रहा और दोस्त भी नहीं आके दे रहे। बहरहाल किसी तरीके से ये उस पार्क को पहुंच गए। उस पार्क में वैसे 4 बजे जब ये जाते थे कोई ना कोई एक कोई कुछ नज़र आ जाता था, लेकिन आज जो था ये कहते हैं कि ऐसा सन्नाटा था कि एक आदमी भी नहीं दिख रहा था और रास्ता भर भी कोई आदमी नहीं दिखा। अब इन्होंने सोचा कि हम रनिंग शुरू कर दें, और ये काफ़ी बड़ा पार्क था और ये बता रहे हैं कि उस 80s में जंगल ज़्यादा था, यानी कि दरख्त और फॉरेस्ट टाइप का लुक देता था। तो इन लोगों ने कहा जैसे अभी रुक जाते हैं क्योंकि इतने अंधेरे में भीड़ में और उसमें इन लोगों को भी आने दो, ये थोड़ी देर सब्र करते हैं फिर चले जाएंगे। बहरहाल उसमें एक बच्चों का एरिया था जहाँ झूले वूले लगे हुए थे, तो वो एक इस तरह का एक वो जो होता है ना लैडर जैसा बना होता है ऐसे करके, तो इनको वो दिख गया दूर से और इन दोनों ने कहा चलो स्ट्रेचिंग करते हैं। ये लोग वहाँ गए, इनके फादर ने जूते वूते उतार के मतलब वहाँ पे लटकना शुरू कर दिया, और इनके जो कज़न थे उन्होंने भी शूज़ उतार के उल्टा उस पर पैर फंसा के लटकने की कोशिश की ताकि वो एब्स के लिए बकौल उल्टा लटक के अपने आप को ऊपर खींचना चाहते थे। अब बहरहाल इनके कज़न उस वक्त फादर के जो थे वो पैर अटका रहे थे और जैसे ही नीचे मतलब लटके तो उन्होंने कुछ देखा उल्टा लटकने के बाद और चिल्लाना शुरू कर दिया। इनके फादर परेशान हुए, इनको उसमें से उतारा क्योंकि इन्होंने अपने आप को फंसाया हुआ था टांगों से उल्टा लटकाने के लिए। उतारा तो वो बस भागो 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 करने लगी। अब ये उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बहरहाल इनके साथ वो चलते बने और वो जूते जहाँ रखे थे वो उठाने के लिए फ़ौरन भागे, जो बिल्कुल थोड़ा सा ही फासले पर रखे हुए थे घास पे। अब ये जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इनके जूते मौजूद नहीं थे। ये लोग और डर गए और इनके फादर को तो बहरहाल समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन इनके कज़न तो बहुत ही हालत पतली हो गई और बस इनको पकड़ा और उसने दौड़ लगा दी। ये कहते हैं नॉन स्टॉप हम भागे जा रहे हैं और नंगे पाँव भागे भागे हम उस पार्क से बाहर निकले। भागे भागे हम बाहर रोड पे आए और घर की तरफ हम भाग रहे हैं कि रास्ते में एक रक्शे वाला आ रहा था, उसने हमको देख के मतलब रोका और हमसे मतलब खैरियत पूछने के लिए कि क्या हो रहा है क्या हो गया करके रुका। अब इन्होंने कुछ उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उससे सिर्फ पूछा कि मतलब यहाँ इतना मतलब सन्नाटा क्यों है, क्या है वगैरह वगैरह, जिस पे उसने टाइम उनको देख के जब बताया तो रात का 3 बज रहा था। इन्हें एहसास हुआ कि ये घर 2 बजे या 2:30 बजे निकले थे, पार्क चले गए थे रात को 2:30-3 बजे, और वहाँ इसलिए कोई दिख नहीं रहा था और ये वहाँ से निकले। बहरहाल टाइम देख के इनको और परेशानी हुई और खौफ तारी हुआ और ये सीधा अपने घर की तरफ भागते गए और सीधा अपने अपने घर को चले गए। तो अपने अपने घर में दाखिल हो गए और बात हो गई ख़त्म। सुबह पता चला कि इनके जो कज़न हैं उनको शदीद बुखार और शदीद तबीयत उनकी ख़राब। दादा दादी इनकी जो थी मतलब वो उड़ गए और पूछगछ शुरू हुई कि रात को ये कहाँ चला गया था, उसके बाद से ये घर में कहाँ पर रहा है और ये क्या माजरा है। जिस पे इनको भी बुला लिया गया कि मतलब ये तो तुम्हारे साथ ही घूम रहा होता है ना, तो ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम गए थे रात में, ऐसा ऐसा हुआ, फिर ये चिल्लाने लगा और हम वापस आ गए। कुछ इसने वहाँ देखा था जो ये बता नहीं रहा। अब जब उनको फिर इंटरोगेट करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या देख लिया था, क्या हो गया रात में, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो सीधे थे
तो इनकी नज़रें सामने की तरफ और नीचे की तरफ थी। तो मैं जब उल्टा लटका उस झूले से, उस चीज़ से, तो मेरी नज़र उसी पार्क के दरख्तों में गई और उसमें एक बड़े दरख्त पे मैंने देखा एक बिल्कुल सफ़ेद चेहरे वाली औरत ऊपर बैठ के हमें देख रही है। जब मैं उल्टा लटका तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, वरना इतना ऊंचा वो दरख्त था कि शायद नज़र पड़ती ना। जब मैंने उसको देखा और उसकी सफ़ेद चेहरे को देखा तो उसी वक्त समझ में आ गया था ये कोई इंसान नहीं हो सकती, और बस मैंने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया। और क्योंकि ये एक ऐसा माहौल था कि वो रुकने का नहीं था, तो इन यानी अपने भाई को, यानी इनके फादर को पकड़ के ये वहाँ से लेके आए। और फिर जब जूतों की तरफ बढ़े और जो बराबर में जूते रखे हुए थे वो भी गायब हो चुके थे, तो अंदाज़ा हो चुका था कि काम कुछ ख़राब यहाँ शुरू हो चुका है। बहरहाल ये सारी चीज़ सुनी, घर वाले भी डर गए और मतलब सब कुछ हुआ। उसके बाद इनके वालिद साहब ने इनको एक घड़ी दी और कहा कि आज के बाद से कोई रात में या इस टाइम पे पार्क रनिंग के लिए नहीं जाएगा। अगर तुम लोगों को इतना ही शौक़ है रनिंग का या इस तरह की एक्सरसाइज का, तो ये अलार्म क्लॉक है, 5 बजे उठें, 5:30 बजे जाएं, जहाँ भी पार्क ही क्यों ना जाएं, लेकिन उस टाइम पे जाएं जब लोग मौजूद हों। अब ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, और ये इसकी गवाह जो थे दादा दादी और इनके वालिद और इनके वालिद के कज़न हैं, जिसमें से सैडली अब इनके सिर्फ वालिद के कज़न बच गए हैं, बाकी सब जा चुके हैं इस दुनिया से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और एक्सरसाइज कभी कभी महंगी पड़ जाती है, लेकिन बहरहाल कुछ हुआ नहीं और एक स्टोरी रह गई सुनाने को जनरेशन्स को। तो थैंक्स अगेन फॉर सेंडिंग दैट इन। और अब आगे बात करते हैं अरशान ख़ान साहब की, जो कि मध्य प्रदेश इंडिया से हैं। लिखते हैं और ये बताते हैं कि ये और इनकी चचा की लड़की यानी कज़न, ये अपनी दादी के घर जाया करते थे और छत पे हैंग आउट करते थे रात को। अब ये सब एक ही मतलब जगह के रहने वाले। अब ये मई 2019 की बात बता रहे हैं, गर्मियाँ चल रही थीं, रमज़ान का महीना था, रात भर ये लोग जागते थे और अक्सर क्या करते थे कि छत पे जाके बैठ जाते थे ये और इनके कज़न, और मोबाइल में लगे रहते थे या बातें करते रहते थे, खूब गालम गलोच भी करते थे आपस में बैठ के। और जब सहरी का टाइम होता था नीचे उतरे जाते थे और सहरी करके और जाके बिल्कुल क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि सहरी किए सो गए जाके। अब ये कहते हैं कि इस घर की खासियत ये थी कि इस घर के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान था, जिसकी वजह से उस तरफ से हवा आती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई रुकावट नहीं थी। ये लोग उसी डायरेक्शन करके बैठ जाया करते थे। और छत पे इस तरह का सिलसिला था कि ये फर्स्ट अपने ग्राउंड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आते थे छत पे मेन, तो वहाँ एक कमरा बना हुआ था जो अक्सर ओकेजन बंद था, और उस पे ये दरवाजे को इस्तेमाल करते हुए चढ़ के उस कमरे की छत पे बैठ जाते थे। तो वहाँ बिल्कुल ही ऊंचा होकर बैठ जाते थे और आराम से इनकी गपें चलती रहती थी। ये रोज़ाना का इनका सिलसिला था। और एक दिन ये कहते हैं कि हम दोनों इसी तरह बैठे हुए थे कि 3-3:30 बजे का टाइम था। हम दोनों मोबाइल में कोई सेम चीज़ देख रहे थे और चांद पीछे की तरफ था, और इस तरह निकला हुआ था कि उसकी रोशनी इनके ऊपर पड़ रही थी और इनका आगे साया बन रहा था। तो ये पूरी चीज़ इनके सामने, क्योंकि टांगे लटका के ये बैठे हुए थे उस जगह मैंने आपको बताई उस कमरे की छत पे, तो पूरा ये नज़र आ रहा था, हाथ में मोबाइल था और ऐसे करके देख रहे थे कि पीछे से एकदम से इन्होंने देखा, नीचे की तरफ मुँह है मोबाइल की तरफ, तो देखा कि जो साया इनका पड़ा है उसके पीछे आगे कोई साया आया है, जैसे कोई पीछे आके खड़ा हुआ है। तो इन दोनों पे एक साथ आया और आहट महसूस हुई कि कोई चल के आया है। बहरहाल दोनों लड़कों ने एक साथ पलट के देखा, क्योंकि इनको लगा शायद इनके बड़े भाई बड़े कज़न पीछे से चढ़ के आए इनको डराने के लिए और उठाने के लिए कि यहाँ क्या बैठे हुए कर रहे हो, नीचे चलो, या कुछ ऐसी बात। तो वहाँ कोई नहीं था।
वो देखते ही ये वापस पलट गए और इन्होंने खुद दूसरे को भी चुप किया और इत्मीनान से बैठ गए। कोई आवाज़ नहीं निकाली, कोई शोर नहीं किया, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद आराम से उतरे और उसको बोला हम भी चलते, नीचे आके बैठते। ये दोनों इत्मीनान से उतर के आराम आराम से अपने जाके कमरे में बैठ गए। अब ये कहते हैं हम कमरे में बैठ गए और थोड़ी देर में मुस्कुराने लगी ये। तो इनके कज़न ने पूछा भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तो कहते हैं कि हम बाल बाल बच गए क्योंकि कोई आया तो था और तुमने भी आहट सुनी, मैंने भी सुनी। उसको हमारा वहाँ बैठना शायद पसंद नहीं था, तो इसीलिए मैं चुप हो गया कि बग़ैर कोई शोर मचाए बस चले जाओ। जिस बात पे इनके कज़न ने भी इत्तेफाक किया है कि तुमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, अगर तुम मुझे कुछ कहते, मुझे तो नहीं पता था कि कुछ ऐसा हुआ है, मैं इसी सोच में था, तो मैं तो शायद डर के मारे नीचे कूद जाता, तो 9 फीट की छलांग होती है तो मैं तो बहरहाल ज़ख्मी हो जाता। और ये आपस में ये बातें कर रहे थे कि एक जानवर की ये रोने की आवाज़ें आने लगी और ऐसे आने लगी जैसे कि वो इनको अपना रोना सुना रहा है। बस वो सुनना था और ये अपने अपने घरों को भाग गए, ये सोचते हुए कि भाई ये अब इस छत पे हम कभी रात को नहीं बैठेंगे। अब ये तो बात हो गई, लेकिन अब वही बात है कि बाज तो कोई आता नहीं है। इससे पहले भी इनके साथ इसी जगह पे 2018 में सर्दियों में कुछ हो चुका था, लेकिन इनको चैन तो था नहीं। अब ये कहते हैं कि 2018 में इनको यूट्यूब पे वीडियोस डालने का शौक़ हुआ था और एक स्किट या कोई चीज़ इन्होंने सोची थी जिसमें 10 लड़कों की कोई शूट बनानी थी और कोई बार जैसे नहीं होता है ड्रिंकिंग बार वगैरह, उस जैसे कोई डेकोरेशन करके जगह पे कुछ शूट करना था। अब कोई जगह ऐसी मिल नहीं रही थी जहाँ पे मतलब ये अपनी डेकोरेशन कर सके, तो इन्होंने चुपके से इसी छत वाले कमरे पे, क्योंकि लॉक रहता था, बंद रहता था, तो जाके चाबी पकड़ ली थी अपने चचा की और रात में लड़के लेके बैठ के खोल के इसी तरीके से रात में एक 2018 में घुस गए थे। इन्होंने काम शुरू किया था 6 बजे और इसी तरीके से करते करते रात के 12 बजे तक वहाँ शूटिंग करते रहे। उसके बाद एक एक करके लड़के जाने लगे और फिर सिर्फ ये बात रह गई कि जो भी डेकोरेशन के लिए हम चीज़ें लाए थे उसको उठा के जमा करके कहीं छुपा दो, क्योंकि किसी ने देख ली है बार बार टाइप का सेटअप तो वो तो गुस्सा करेगा और उठा के सब बाहर फेंक देगा। अब ये कहते हैं कि ये इनके दोस्त एक जो कज़न बच गए थे वो नीचे गए हुए थे और ये दोनों उस कमरे में चीज़ें उठा रहे थे। इनकी सांस बंद होने लगी, ऐसा लगा कि उस कमरे में हवा ही ख़त्म हो गई है और एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। क्या इन्हें ये तारी होने लगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे भाग गए। इनके जो तीसरे कज़न नीचे गए हुए थे वो इनको देख के उन्होंने गुस्सा किया कि भाई चीज़ें उठानी है, चचा ने अगर दीपक को पता लग गया कि हम उस बंद कमरे को खोल के ये सब कर रहे थे तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो कहते हैं कि जनाब हमने तो ऊपर जाने से मना कर दी कि वहाँ कुछ मसला हो रहा है, तो बहरहाल वो अकेला इनको जाने लगा और वो ये उसके साथ ऊपर पीछे पीछे जाने लगे। बहरहाल ये ऊपर गए, चीज़ें समेट के उस कमरे को ताला लगा के चुपके से उतर गए और उसके बाद वो कमरा कभी नहीं खुला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात वही है कि जब एक जगह दफ़ा हो चुका तो दूसरी दफ़ा क्यों तजर्बा करना आप चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए तो वो एक आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल कुछ हुआ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अताउर रहमान साहब की। अताउर रहमान साहब बताते हैं कि इनके गाँव के एक इमाम साहब हैं, ये उनके साथ हुआ। रात में किसी जगह से इशा पढ़ के वो निकले और वापसी जा रहे थे, तो एक जगह है मियाँ उस्मान बाबा के नाम से, वहाँ से गुज़रे तो बाइक पे थे और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी पैदल जा रहा है। अब मौलवी साहब ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि ये सब गांव के लोग एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं और रात में कहीं इतना आना जाना भी नहीं होता। बहरहाल उनको देख के उनको बड़ी तशवीश हुई कि आखिर इतनी रात को क्या इमरजेंसी है कि इतना ज़ईफ़ आदमी निकला हुआ है। तो वहाँ रुक गए और बात की उनसे कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर हैं, कौन हैं, क्या हैं, सब बातें की। बहरहाल उन साहब ने अपना कोई ख़ास
तारुफ तो नहीं कराया, लेकिन बस ये बताया कि मुझे पास ही एक जगह है वहाँ जाना है और ज़्यादा दूर नहीं है। और ये कहने लगे कि बस आप फिर बाइक पे बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो कहाँ आप रात में इस तरह जा रही हैं इस हालत में। बहरहाल इनके इसरार पे वो बड़े मियाँ इनके साथ बैठ गए। अब ये बाइक चलाना चाह रहे हैं, बाइक चल ही नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है बहुत शदीद वज़न है उस पर। और कोशिश इन्हीं ने की, लेकिन बड़ी मियाँ ने खुद कहा कि लगता है कि तुम्हारी जो मोटरसाइकिल है वो मेरा वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बहरहाल बाइक रुकी और वो उतरे और उन्होंने इनको कहा इशारतन के जाओ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ जिस तरह मैं चल सकता हूँ, इतनी मतलब रात को अकेले आपको मैं कैसे छोड़ दूँ। बहरहाल ये लोग पैदल चलने लगे, बातें करने लगे इधर उधर की। ये बताने लगे कि मैं मौलवी हूँ, इमाम, मतलब बेसिकली इमाम हूँ एक मस्जिद का, और ये सब चीज़ें और सब कुछ बातें हो रही हैं। वो बताने लगे कि मैं यहाँ बहुत बरसा बरस से हूँ वगैरह वगैरह। अब ये करते करते इन्होंने तो बाइक पकड़ी थी और साथ साथ चल रहे थे। अब ये अजीब सी तस्वीर खींचते हैं, कहते हैं कि मैं एक आदमी से, बड़े मियाँ से बात कर रहा हूँ, बाइक लेके चल रहा हूँ और उनकी शक्ल पे मेरा फोकस है। बात करते करते मैं नीचे भी बाइक को देखता हूँ, मैं उनको भी देखता हूँ, इस तरीके से चल रहा हूँ। क्योंकि बाइक पकड़ के चल रहे हैं तो थोड़ा सीधा भी रहते हैं, ऐसे मुड़ के नहीं चल सकता ज़्यादा। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि उन बड़े मियाँ की टांगें जो हैं वो पीछे की तरफ हैं, यानी बाइक से थोड़ा पीछे चल रही हैं। गर्दन उनकी आगे हुई हुई है, मुंह उनके मुंह के साथ है, धड़ उनका बीच में है, बाइक के साथ चल रहा है। और कुछ अजीब तिरछे हुए हैं जो कि एक आम इंसान कर नहीं सकता, और इनसे बातें चल रही। ये जैसे ही इन्होंने ये चीज़ पर नज़र पड़ी, ये तो हैरान हो गए। हैरानी से इनको घूर घूर के देखने लगे, जिस पे वो कहते हैं कि इनकी आंखों के सामने वो गायब हो गए। ये तो वहीं चौंक के रह गए, और करीब में इनका ससुराल था, तो ये कहते हैं कि उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया अपने पास जल्दी, क्योंकि उनकी हालत थोड़ी, जिसको कहते हैं, जाम हो गई थी। और फिर वो इनको रेस्क्यू करके गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। तो बहरहाल इस स्टोरी से हम सिर्फ ये सबक हासिल करते हैं, जब बाइक भी आपका साथ ना दे, बड़े मियाँ का वज़न ना उठा सके, तो आपको खुद समझदार होना चाहिए। बहरहाल थैंक्स अगेन फॉर दैट सबमिशन। आगे बात करते हैं हमारे दोस्त गुजरांवाला से, जो हैं शेख हसन साहब। अब ये बताते हैं कि इनका शुरू से कुछ मामला टेढ़ा था। ये हिफ्स करने की कोशिश कर रहे थे, और बकौल इनके के पढ़ने जाया करते थे, लेकिन छठे पारे को हिफ्स करने के बाद ये इनको कुछ याद ही नहीं रहता था। न स्कूल का याद रहता था, न कुरान का याद रहता था। और अक्सर जब ज़्यादा पढ़ने लगते थे, कि मतलब बार बार पढ़ें और कोई पारा अगला याद करें, तो इनकी नाक से खून आना शुरू हो जाता था। इनको कहा यह जाता था कि भाई कुरान की तासीर गर्म है, तो इसलिए ये इनके साथ हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा प्रॉब्लम था, कोशिश बहुत करते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। एक दिन मदरसे के उस्ताद को इन पर गुस्सा आ गया कि तुम ये ड्रामे कर रहे हो, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। और कहते हैं कि जी उन्होंने इनको मारा और घर भेज दिया, मार के कि जाओ। घर गए, घर जाके बताया, शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि अगले ही दिन पता चला कि मदरसा बंद हुआ हुआ है। मदरसा जी क्यों बंद हुआ हुआ है? कि जो वहाँ पे कारी थे और सब थे, उनके आपस में कोई लड़ाई हो गई है, और कोई शदीद लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो जगह ही बंद हो गई है। इस तरीके से इनके हिफ्स करने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बहरहाल ये स्कूल जाते थे, और ये मामला इनका चल रहा था स्कूल का। और इसी इलाके में जहाँ ये रहते थे, कहते हैं कि कच्चे का रास्ता था जो कि जाता था एक कब्रिस्तान को। उस रास्ते में एक स्विमिंग पूल खुल गया था। किसी ने एक स्विमिंग पूल बनाया था और वो आवाम के लिए खोल दिया था। गर्मियाँ थी। इनके और इनके दोस्त कोई 2 बजे के करीब वहाँ जाने लगे कि जाएं और गर्मी में
गुजरांवाला में गर्मी होती है, ठीक ठाक होती, तो वहाँ जाएं ज़रा पानी वानी में कूदें। अब कच्चे के रास्ते से ये जा रहे हैं जिसमें कहीं कहीं एक दो दरख्त इस तरह का था, और ये दरख्तों के साए में चलते हुए जा रहे हैं। कहते थोड़ा आगे जाके ये एक दरख्त के पास से ये गुजर रहे थे, तो इनको आवाज़ आई कि वे किथे जा रहे हो। तो इन्होंने पलट के जब देखा तो कोई खातून खड़ी हुई थी दरख्त के पीछे से सर निकाल के, जो कि बहुत बस घूरे जा रही थी, पलक झपक भी नहीं रही थी और इनको अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। इनको ऑफ लगा, लेकिन इन्होंने उनसे बोला कि भाई हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये, तो इतनी अकल भी नहीं थी, और वो बग़ैर पलक झपके हुए इनको घूरे जा रही है। और उसने सिर्फ इनको कहा कि उधर सांप है। इन्होंने कहा वह पता नहीं कौन है, पागल है, क्या है, लेकिन बकौल इनके कि उसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी थी, लेकिन फिर भी मैं जानता नहीं था उसको कौन है। हम चलते बने, हम थोड़ा सा आगे बढ़े और कुछ वजह से हम पलटे। अब एक मैदान में एक दो दरख्त हैं, उधर से हम जा रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं। वहाँ वो औरत मौजूद थी और किसी वजह से उसको कुछ बोलने के लिए मुड़े। जब बोलने के लिए मुड़े तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी, वो गायब हो गई थी और दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब ये बच्चे थे, कहते हैं मैं डर गया और मेरा दोस्त भी डर गया और हम चिल्लाते हुए वापस घर चले गए, क्योंकि वो एक तो वैसी ही अजीब सी शक्ल की थी और अजीब तरीके से बगैर पलक झपके हुए आंखें फाड़ फाड़ के घूर रही थी। और बस हम घर चले गए। अगले दिन इनको ख़बर मिली कि स्विमिंग पूल जहाँ उन्होंने किस मैदान भर खोद के या जो बनाया था उसमें सांप निकल आए थे और इनकी बचत हो गई। अगर वो जिस तरह वो चले जाते तो वो सांप इनको भी काट सकते थे। बहरहाल ये कहते हैं कि उस दिन तो उस औरत ने इनको बचा लिया, लेकिन नुकसान भी उसने बहुत दिया है। अब कहते हैं अगले जो 9 साल इनके साथ हुआ, इनको ये किस तरह बयान करें, इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा। इनकी काफ़ी ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन बहरहाल बता रहे हैं ये कि ये अपनी अम्मा के साथ सोया करते थे छत पे, क्योंकि इनको डर लगता था और ये इनकी आदत थी, और सब साथ छत पे सोया करते थे। आज भी ये कहते हैं कि मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, मुझे मतलब थोड़ा सा डर लगता है। बहरहाल इस वाक़े के बाद इनके घर में एक बीमारी की लहर आ गई। इनकी वालदा बीमार रहने लगी और इनके वालिद उनको लिए लिए कभी CMH लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, बकौल इनके कि उन्होंने पैसा आंख बंद करके बहाया और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन बहरहाल उनकी सेहत पहले जैसे नहीं रही। और ये कहते हैं कि अब इनको अंदाज़ा होता है कि उन दिनों इस मतलब जब शुरुआत हुई इन दिनों की, तो बिला वजह पैसा आने भी बहुत लगा था, लेकिन रुकता नहीं था, सब का सब खर्च हो रहा था इसी तरह की चीज़ों में, बीमारियों में और परेशानियों में। बहरहाल इस तरह ये एक रात अपनी बीमार वालदा के साथ सो रहे थे और इनकी रात में आंख खुली तो इन्होंने देखा कि वही औरत जो दरख्त के पीछे से सर निकाल के इनको घूर रही थी, आज वो इनकी वालदा के सीने पे बैठी हुई है, पेट पे सीने पे बैठी हुई है चाकड़ी मार के, और सिर्फ उनकी वालदा के चेहरे को घूर रही है। उसने सफ़ेद से कपड़े पहने हुए और एक अजीब हुलिया है उसका। ये उसको देखते ही मतलब सोते में से उठ के उसको देखते ही चिल्लाने लगे, और इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि मोहल्ले के लोग भी उठ के सब लोग जमा हो गए। बहरहाल जब वो जमा हो गए, किसी को कुछ नहीं दिखा और इनका वहम समझ के कि ख्वाब इन्हीं ने ऐसा ख़तरनाक कोई देखा था जिसकी वजह से ये सहना पड़ रहा है। बहरहाल रात में ये चिल्लाए और सब उठ गए और सब लोगों ने इनका वहम करार दिया, और उसके बाद इनका टीवी बंद हो गया ये बोल के कि भाई ये टीवी देख के सोते हैं रात में अजीब अजीब चीज़ें देख के, और फिर इनको ख्वाब आते हैं और फिर ये शोर मचाते हैं और सोते में से सबको जगा देते हैं।
बहरहाल इनकी तो किसी ने ना सुनी और ये वहम वाला सिलसिला चलता रहा। अब ऑन द साइड लाइन्स इनके जो थे वो घर वाले सूद के सख्त खिलाफ थे, और वालिद साहब तो बहुत ही ज़्यादा। अब ये कहते हैं किसी परेशानी की वजह से इनकी फुप्पो इनकी वालदा के पास आई कि पैसों की ज़रूरत है जो कि उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने अपने जेवर उनको दे दिए जो कि उन्होंने किसी बैंक में रखवा के और वहाँ से कर्ज़ा ले लिया। अब बहरहाल ये हर किसी का पर्सनल मैटर है कि वो उसको क्या समझता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसके अगेंस्ट एक लोन ले लिया जिसको जो इनकी वालदा के ऊपर काफ़ी परेशानी थी कि ये तो कर्ज़ा है, सूद है, और वो इनके वालिद यानी उनके हस्बैंड को पता चलेगा तो वो बहुत शदीद गुस्सा करेंगे। बहरहाल ये एक सीक्रेट छुपा के रखी गई और सब चलता रहा, लेकिन इनकी वालदा की तबीयत ख़राब होती चली गई। अब आगे जाके क्या हुआ कि इसी तरीके से एक रात सब सो रहे थे तो इनकी वालदा रोने लगी और सब उनके रोने से उठे, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि भाई मेरी पर नानी मतलब क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सो रही थी और मेरी पर नानी आई, उन्होंने मुझे जगाया और मैं उठी तो देखा कि वो खड़ी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पानी पिलाओ। मैं जल्दी से उनके लिए पानी ले के आई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि उनका तो बरस पहले इंतकाल हो चुका है, और फिर मुझे उनकी याद आई और मैं रोने लगी। बहरहाल ये सब भी एक अजीब तजस्सुस और उसमें लेने लगे और सब लोग कि ये क्या बातें कर रही हैं। और बहरहाल इनकी चच्ची ने इनको ज़रा ड्रामेबाजी का नाम दिया कि ये ड्रामे कर रही हैं, और अलल ऐलान बता दिया कि ये अपना जहनी तवाज़न ख़राब दिखा रही हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी ज्वेलरी दे के पप्पो को कर्ज के लिए दिया और वो सूद पे पैसा लेके काम चल रहा है मामला। बहरहाल ये एक बिला वजह की शॉकिंग रेवलेशन थी जो भी था, और इसकी वजह से और उसी ज़माने में इनके छोटे भाई को भी पैरालिसिस का अटैक हुआ जिससे वो आज तक रिकवर नहीं कर सके। तो इनकी वालदा की और हालत ख़राब होने लगी और फिर सब ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इनका शायद दिमागी तवाज़न ख़राब है, क्योंकि अब वो ज्वेलरी और सूद वाला जो सो कॉल्ड मसला था वो भी हल हो चुका, सब कुछ हो चुका, बस अब बच्चा बीमार पड़ गया इनका बहुत ख़राब। तो ये सारी चीज़ों का अपने ऊपर असर लेके इन्हें अपने आप को मेंटली अनस्टेबल कर लिए या डिप्रेशन में चली गई हैं। इन्हें फिर साइकाइट्रिस्ट और इस तरह के डिफरेंट लोगों के पास इनके वाले लेके जाने लगे, लेकिन कोई ये मतलब इसको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं लेता था, सिर्फ यही कहता था कि मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटल इश्यूज हैं। बहरहाल अम्मा जो थी इनकी अब वो खुद से बातें करने लगी और कभी कभी अपने आप को मारना भी शुरू हो जाती थी। लोग जो थे बातें अपनी जो स्टोरीज बनाते हैं कि यूं और फलाना, और जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि वो स्टोरीज रिलेटेड टू द ज्वेलरी वगैरह, ये अपनी थ्योरीज पेश करने लगे, लेकिन इनकी हालत अजीब हो गरीब होती चली जा रही थी और अजीब हरकतें हो रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सोते में से शोर मच गया, फिर ये कहते हैं मैंने उठ के देखा तो अम्मा जो थी चची का गला दबा रही थी। सब ने बहुत मुश्किल से उनसे छुड़वाया और वो अपने होश में नहीं थी, और ये सब बात हो रही थी कि ये तो पागल हो रही हैं, ये ड्रामे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। बहरहाल इस बात को काफ़ी अरसा गुज़रा और कहते हैं कि कुछ अरसा गुज़रने के बाद एक दोपहर के टाइम पे ये लोग सारे मौजूद थे घर में, और इनकी चच्ची की दो बेटियां भी मौजूद थीं। तो घर में एक हॉल में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा नज़र आया जो बहुत खूबसूरत था, और ये उसके पास गया और उन्होंने बाकी बच्चों को आवाज़ दी, इशारा किया कि मतलब इसको देखो आके, जिस पे बाकी आए और इनकी किसी कज़न वज़न ने उसको उठाने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत बच्चा था और उसको जब उठाया तो वो उठ नहीं रहा था और वो खिंच रहा था बिल्कुल रबड़ की तरह, मतलब खिंचता ही चला जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। अब ये सब शोर शराबा करके वहाँ से भागे और इनकी फिर चच्ची के जब ये पूरा तमाशा और देखा और सब कुछ सुना तो फिर उन्होंने मानना शुरू किया कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ जहनी तवाज़ुन नहीं, तो कुछ और मामला लग रहा है। बहरहाल इनके वालिद साहब जो थे फिर भी
इतनी आसानी से यकीन करने वाले नहीं थे, लेकिन चच्ची के और हर चीज़ पे मतलब करने इसरार करने पे फिर किसी पीर साहब के कहने पे ये खुद बजाते खुद गए और गोश्त पे के आए ताकि इनके ऊपर से कुछ असरात मतलब सदका दें। और उसके बाद पीर साहब के सामने बैठ गए अपनी वालदा के साथ, जो कि वालदा पे कुछ पढ़ रहे थे। वे कह रहे हैं वो वालदा पे कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि मेरे तभी सर घूम रहा है, कंधे नीचे मुड़े जा रहे हैं जैसे कि ईंटों पे ईंट को एक कंधों पे रख रहा है। उसके बाद कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं आसमानों पे हवा में उड़ रहा हूँ। कहते हैं जब मुझे होश आया तो सबने कहा कि तुम एक पीर तो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन उनके काउंटर में तुम कुछ पढ़ रहे थे अजीब तरीके से, अजीब लहजे में, जो कि कुछ समझ से बाहर था। और इनको तो लगा 10-15 सेकंड का मामला, लेकिन बहरहाल 30 मिनट गुजर चुके थे उनको उस फेज़ के अंदर जहाँ अंधेरा आया था। बहरहाल उन साहब ने इनको कुछ कलमे पढ़ने को दिए और 100-100 दफ़ा, और कुछ तावीज़ बना के दिए जो कि इन्होंने अपने जिस्म से लगा के जलाने थे। और इनके वालिद को फिर भी इस पे बिलीफ नहीं था, क्योंकि वो कहते थे ये सब शिरक है। और इसी तरीके से छुप के इन्होंने पहले दिन ये काम किया। तो जैसे इन्होंने ये काम किया तो इनके बाजू पे एक निशान पड़ गया, जैसे कि वहाँ से जलाया गया था इनको। अब ये परेशान बहुत हुए, इनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या मसला। लेकिन जब दूसरे दिन ये काम किया, दूसरे बाजू पे भी एक इस तरह का निशान पड़ा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, अपने अब्बा को दिखाया, जो कि उनको एक हॉस्पिटल लेके गए और सब कुछ चेक कराया। तो उसने कहा कि ये एलर्जी है किसी चीज़ की, इसकी वजह से निशान है। निशान तो बहरहाल उन सब चीज़ों की वजह से फिर भी नहीं गया, लेकिन इन्होंने वो जलाने और उसका अमल छोड़ दिया। अब ये कहते हैं कि ये वो दिन थे कि किसी किस्म की रकम मांग लो या कुछ मांग लो तो वो चीज़ आ जाती थी, लेकिन बदले में बहुत ही ख़तरनाक नुकसान हो जाता था घर को उनके। और ये कहते हैं कि इसी दौर के बाद इनकी वालदा ने अपनी जान खुद ही ले ली, जिसके लॉस से अभी तक ये बाहर नहीं आ सके। और यही कहते हैं कि मैं किसी को क्या बताऊं कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और हालात से तो यही लग रहा है कि आपने अपने दिल का मतलब हाल सुनाया, हल्का किया बोझ अपना। और ये कहानी कम और बोझ हल्का करना ज़्यादा था। तो बहरहाल थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी, और अल्लाह आपको सुकून दे अता करे। और क्या बोल सकते हैं, क्या था ये, क्यों था। बहरहाल आगे बात करते हैं। हमारी लिखने वाली जो हैं वो रुबीना साहिबा बताती हैं, इनसे हमने असल में आज़ाद कश्मीर और उस तरफ की साइड की थी, इन्होंने स्टोरी एक भेजी थी। और इनसे फिर मैंने पूछा था मतलब ये कौन सी जगह है, क्या है, तो इन्होंने वापस लिखा है। और ज़िला तारड़ खेल है या खाल है पता नहीं, ज़िला तारड़ खेल। और ये कहते हैं ये इस तरह की ऊंची नीची जगह है कि मकान बने हुए हैं ऊंचाइयों पे, उसके नीचे जंगल बने हुए हैं और बड़ा प्रॉपर घने जंगल हैं, और जंगली जानवर भी ठीक ठाक हैं। और जगह जगह जो है कब्रिस्तान भी हैं, छोटे इधर उधर बिखरी हुई जगह है, और ऊंची नीची। पार्टीशन से पहले बहुत आबाद जगह थी, डिफरेंट मज़ाहिब और सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी छट गई और काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब ये बताती हैं कि कुछ छोटी सी बातें, कि जैसे कि इनके नाना एक रास्ते से गुजरते थे, वहाँ रास्ते में एक कब्रिस्तान था। उन्होंने एक वहाँ पे एक कब्रिस्तान के अंदर दिन दोपहर के वक्त बड़ा लहीम शहीम आदमी देखा, जो कि इनको इशारा करके अंदर बुला रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम अंदर आओ। बहरहाल इस तरह की चीज़ देख के कौन अंदर जाएगा, बकौल इनके कि वो आदमी कम इमारत ज़्यादा था, इतना ऊंचा था। बहरहाल नाना वहाँ से भाग गए। नानी रास्ता था, वो नानी भी एक तरफा गुजर रही थी, तो वही चीज़ उनको भी इशारे कर रही थी, तो यहाँ से भागे। वो भी तेज़ तेज़ वहाँ से दुआएं पड़ती हुई निकल गई, किसी चीज़ की लालच। अभी 1980 की बात कर रही हैं। इनकी दो बड़ी बहनें और कज़न को भी वो चीज़ उसी तरीके से स्कूल जाते हुए नज़र आया, क्योंकि इनके रास्ते की जगह थी वो। इन तीनों ने घर आके ये सारा कुछ बताया, तो
वही बात कि सबको पता था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ इलाके में, तो जल्दी जल्दी ऐसा कुछ नज़र आए तो वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। अब ये यही कहती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर की किसी एरिया में कब्रिस्तान ना हो और वहाँ पे कोई अजीब हरकत ना हो, हॉन्टिंग ना हो। बहरहाल ये कहती हैं कि ऐसे भी वाक़यात हैं कि चुड़ैलें घरों में लोगों के घुसी हैं। लोग मानते नहीं, या ना माने या ना माने, लेकिन ऐसा भी हुआ है। और ये कि अपना वाक़या बता रही हैं कि इनकी जो अम्मा हैं, उनके मामू का घर था जो उसका जंगल रुख था वो घर। और उसका मतलब ऐसा नहीं था कि खाली जगह, इलाका 50-60 ख़ानदानों के घर आसपास मौजूद थे और सारे कनेक्टेड थे। गांव है तो सब एक दूसरे को जानते हैं और रिश्तेदारियां भी होती हैं, तो सब कनेक्टेड थे। अच्छा, इनके जो मामू थे, मतलब उनके 3 बेटे थे और उस घर में रहते थे, और ये घर बहुत भारी था। और मामू का जब इंतकाल हो चुका था, ये बात भी कोई पुरानी हो है कि 20 साल पहले की बात ये बता रही हैं कि रात के किसी पहर पे इनका जो बड़ा बेटा था वो चीखता हुआ मतलब बाकायदा निकला बाहर। और क्योंकि सब कनेक्टेड थे तो हुजूम जमा हो गया कि भाई आखिर हुआ क्या है। जिस पे उसने बताया कि एक औरत बहुत ही खौफनाक शक्ल की मेरे कमरे में आई और कमरे में घुस गई और घुसती चली आ रही थी। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो उसने मुझे बाकायदा चेहरे पे मारा है और गायब हो गई है। अब ये सारा ख़ानदान ने विटनेस किया मामला, और उसके मुंह के निशान को भी पूरे घर ने देखा कि गवाह थे। उस औरत का तस्करा और लोगों ने भी किया कि ऐसा वैसा हम देख चुके हैं कि ये घरों में घुस जाती है और ये कोई चुड़ैल है या कोई ऐसी चीज़ है। बहरहाल किसी को शक नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहा है कुछ, क्योंकि ये सब कुछ पहले भी हो चुका था। और आलिम दीन को बुलाया गया तो उसने भी तहकीक करके यही बोला कि कोई जिन्नी है जो कि मसले कर रही है, और सबको प्रिकॉशंस दिए कि ऐसे ऐसे काम करें, कील वगैरह दम करके लगाएं घर के कोनों पे वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं कि हम जब छोटे थे और इसी तरह रहते थे तो एक रात को शोर मच गया। एक शाम थी या रात थी, या रात होने वाली थी। सारे बड़े आदमी घर के बाहर निकल गए, फिर औरतें निकली और उनको देखा देखा बच्चे निकल आए। अब ये कहते हैं कि पहाड़ पे ऊंचाई पे मकान बने थे और उसके बिल्कुल नीचे खाई पे, जहाँ कच्चा था, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्लोप कच्चा है जो नदी पे जा रहा है, वहाँ जंगल ही जंगल, झाड़ियाँ और इस तरह का हिसाब था। वहाँ कोई लालटेन रात में नदी पार कर रहा था। पहले आदमियों ने देखा और उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ें देने के लिए शोर मचाया, और उसे देखा देखी फिर औरतें निकल आईं, सब एक दूसरे को मतलब देखा देखी। तो नीचे बाकायदा, अब वो लालटेन नहीं था खाली, अब वो कोई औरत लालटेन पकड़े हुए उस जगह को क्रॉस कर रही थी जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। वो सब कीचड़ है, पानी है और सिर्फ जंगल। ये कहती हैं कि हम भी वहाँ पे पहुँचे और झांका, और हमने ये लालटेन पानी पे ऊपर से जाते हुए और ये देखा। तो सब लोगों ने मतलब बच्चों को देख के डांटा और जल्दी घरों में घुसेड़ दिया और सबको एक जगह बिठा दिया कि बाहर नहीं निकलना। और उसके बाद आगे क्या हुआ तो इनको नहीं पता, लेकिन ये इसकी आंखों देखा गवाह हैं। और उसके बाद से फिर शाम होते ही सब अपने घरों में, कमरों में बच्चों को खासकर घुसेड़ दिया जाता था, और कहा जाता था कि कोई बाहर से आवाज़ आए कुछ भी हो तो किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोलना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और मेरा ख्याल है कि बस इसी पे आज एंड करते हैं जिनकास्ट 170। बहरहाल आप ईमेल एड्रेस मेरा जानते हैं, और उम्मीद है कि आप अपनी कहानियाँ उस पर भेजते रहेंगे। पर उम्मीद ये ज़रूर है कि आप भेजते रहेंगे, क्योंकि आप नहीं भेजेंगे तो मैं कुछ बना नहीं सकता। सो डू लेट मी नो। और सोल कास्ट भी आप देखें, इंटरव्यू करते हैं हम अपने दोस्तों से, बातें करते हैं। पॉडकास्ट तो नहीं कह सकते उसको, बस बातें हैं हमारी।
तो उस पर कभी कोई आपको इंटरेस्ट हो या उस पर कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू थिंक यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल मी, तो डू लेट मी नो. यू नो वेयर टू फाइंड मी. ये सेशन के लिए इतना ही था. Until next time, Allah Hafiz.